Hi everyone. Hello everyone. Good evening to all of you. ओके तो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी करा रही थी। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करा रही थी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं। आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, एक जनरल सा जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या है प्रिंसिपल। देन सेकेंड आपको पढ़ना है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और यही इस चैप्टर का सबसे लंबा टॉपिक है, ठीक है। सबसे लेंदी, सबसे बड़ा यही टॉपिक है, और यहीं पे आपको शायद बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन भी होता है, नहीं समझ में आती है। तो जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो क्लियर कर लेना। बाकी नोट्स मैं आपको देती हूँ, तो आफ्टर क्लास आप ऐप से डाउनलोड होमवर्क का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से मिलेगा, तो आफ्टर क्लास ऐप पे आपको डाउनलोड होमवर्क का ऑप्शन आता है, ठीक है। वहाँ से आप इसे क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम देते हैं ताकि आप खुद से स्टडी करो, पढ़ो क्लास के बाद, और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, क्लास में डिस्कस कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। थर्ड टॉपिक है आपका प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको ये करा रही थी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यही टॉपिक मैं आपको करा रही थी। तो देखो, टूल्स मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस करने के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप अपना कोई फेवरेट डिश बना रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वैसे ही अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हो, ये वैसा नहीं है, डिश बनाने जैसा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लैब में करते हैं। बट इनके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है दैट आर कॉल्ड टूल्स। तो टूल्स में आपको क्या क्या चाहिए होता है? एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। मैंने आपको एंजाइम्स करा दिया था, ठीक है। एंजाइम्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड लाइगेज, ये तीनों हमने कर लिया था। देन मैं आपको करा रही थी क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में भी मैंने आपको कई सारे क्लोनिंग वेक्टर करा दिए थे, कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स बाकी हैं, और फिर आपका कॉम्पिटेंट होस्ट, और फिर लास्ट में आपका कॉम्पिटेंट होस्ट मीन्स वो होस्ट जिसके अंदर हम ये क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो जैसे ई कोलाई हुआ या कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, तो वो ऑर्गेनिज्म हो गया आपका होस्ट। और क्लोनिंग वेक्टर जो मैं आपको करा रही थी, तो क्लोनिंग वेक्टर में मैंने आपको कुछ क्लोनिंग वेक्टर बता दिए हैं, कुछ रह गए, वो हम करेंगे। और फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि विदाउट क्लोनिंग वेक्टर भी हम डीएनए को कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। तो देखो, आपका यहाँ पे मैं आपको जितना करा चुकी थी, मैंने प्लांट में आपको कराया था कि प्लांट के अंदर क्या क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एनिमल के अंदर क्या क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स और हैं जिसमें मैंने आपको बैक्टीरियोफाज भी बताया था, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज क्या है आपका? बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ये एक्चुअल में क्या होते हैं? वायरस, दीज आर वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, या फिर ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ईट करते हैं, दैट वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज, ठीक है, या बैक्टीरियोफेज भी बोलते हो आप इसको। देखो, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब समझ में आता है आपको? क्लोनिंग वेक्टर का मतलब आप में से सभी बच्चों को समझ में आता है। वेक्टर मीन्स क्या समझते हो? वेक्टर मीन्स क्या समझते हो? मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सब बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हम किसी डीएनए, जो भी हमारे पसंद का डीएनए है, हमें सपोज करो, एक बार मैं ये बता देती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ आपको। सपोज करो हमें इंसुलिन हार्मोन बनाना है, ठीक है, हमें इंसुलिन हार्मोन बनाना है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए हमें वो जीन चाहिए, ये जीन चाहिए जो इस हार्मोन को कोड करता हो, जो इस हार्मोन को बनाता हो, ठीक है।
तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि इस जीन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हमें ये जीन नंबर्स में ज्यादा चाहिए, ठीक है, हमें, क्योंकि इनके नंबर्स, इस जीन के जब नंबर्स ज्यादा रहेंगे तभी ये क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा। एक जीन तो सारी कोडिंग नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर आप किसी सिस्टम पे काम करते हो तो एक सिस्टम से आप एक लिमिटेशन में काम कर सकते हो। हजारों सिस्टम है, हजारों लोगों को बैठा दिया तो काम बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, जैसे ऑफिस में होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, एक जीन कितना करेगा, थोड़ा सा इंसुलिन बनाएगा, बट हमें कॉमर्शियल लेवल पे चाहिए क्योंकि हम डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं उस केस में, इस जीन को कॉपी करते हैं, ठीक है, इस जीन को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, इन जीन्स को हम कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक ऐसा डीएनए चाहिए होता है जो खुद की कैपेसिटी रखता हो कि वो मल्टीप्लाई कर सकता हो, जो प्लाज्मिड था आपका, ठीक है, जो प्लाज्मिड में मैंने आपको पीबीआर 322 332 ये सब पढ़ाया था, वही है, ठीक है। तो वैसे ही और भी क्लोनिंग वेक्टर हैं, ऐसे वेक्टर्स, एक सेकेंड आप रुक जाओ, शायद यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही ये वेक्टर है, वेक्टर का मतलब जो इस डीएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। ये डीएनए मींस जीन का, जीन मींस वही डीएनए का सेगमेंट। तो ये जीन को मल्टीप्लाई करने में जो हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर, जिसके साथ हम अटैच करके क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही है क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोन करना, उसकी क्लोनिंग करना, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको बनाना, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जैसे अगर एक बच्चा बहुत बदमाश निकल गया, उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम ऐसा फ्रेंड बनाओ जो बहुत स्टडी करता है, बहुत सिंसियर है। इन जनरल यही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है वो बदमाशी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, इस जीन के पास खुद की कैपेसिटी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई कर सके। इसको एक ऐसा डीएनए चाहिए जो इसके साथ अटैच होकर के खुद भी कॉपी हो और इसको भी कॉपी करे। और उस डीएनए को हम क्या कह देते हैं, उस डीएनए को हम कहते हैं क्या, उस डीएनए को हम कहते हैं आपका क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। उस डीएनए को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर में फर्स्ट बता रही थी, क्या मैं आपको फर्स्ट बता रही थी, दैट इज, आपको मैं क्या बता रही थी, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ठीक है। मैं आपको बैक्टीरियोफाज बता रही थी। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो भी क्या है, आपका क्लोनिंग वेक्टर ही है। और वो क्या है आपका, वो ऐसे वायरस हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, it is virus that infect bacteria and has the ability to replicate within bacterial cell independent of control of chromosomal DNA, ठीक है। जो अंदर का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे इंडिपेंडेंटली ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। देखो, बायोटेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, बस एक कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ कि जो डिजायरेबल जीन था उसी को हमें कॉपी करना है। ये हमारे पास जीन है और इसको हमें कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक इसको हम वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और वेक्टर के साथ अटैच करने के बाद हम इसको जिस होस्ट में डालेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कॉपी होंगे और अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। फिर हमें इनसे जो प्रोडक्ट चाहिए हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही है, बैक्टीरियोफॉज क्या है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली
जो क्रोमोसोमल डीएनए है उनसे इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। टाइप्स में अगर बात करूं तो एक आपको जो जानना है वो है लैम्डा फेज वेक्टर, ठीक है। बैक्टीरिया फेज के भी टाइप हैं जिसमें दो आपको जानने हैं, एक लैम्डा फेज है तो इट परमिट्स क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अप टू 23 kb, ठीक है। ये जो है 23 kb फ्रैगमेंट्स तक को क्या करता है, ये क्लोन करता है, उससे ज्यादा रहता है तो ये क्लोन नहीं करता है, ये 23 तक क्लोन करता है, ठीक है। M13 फेज दूसरा है, M13 क्या करता है, M13 इज अ फिलामेंटस फेज विच इन्फेक्ट ई कोलाई, ठीक है। एक ये फिलामेंटस फेज है और ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई। इन दिस फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू इट विदाउट डिसरप्टिंग एनी एसेंशियल जीन, ठीक है। जो भी फॉरेन डीएनए है, जिस डीएनए को, ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए यानी जीन, डीएनए या जीन, वही सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, तो ये इसको बिना डिसरप्ट किए, बिना डिस्ट्रॉय किए, बिना डिस्टर्ब किए ही इसमें इंसर्ट होता है और फिर वो क्लोन होता है, ठीक है। ये कितना करता है, 5 to 10 kb सेगमेंट्स कैन बी इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ पे जो इंसर्शन है, ये जो जीन, ये जो डीएनए इंसर्ट हो रहा है, ये 5 to 10 kb तक हो सकता है यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। अब देखो कॉस्मिड, ठीक है, कॉस्मिड, इसके पहले भी मैंने कुछ कुछ वेक्टर्स बताए। कॉस्मिड देखो, कॉस्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड और कॉस साइड ऑफ लैम्डा फेज को हम कॉस्मिड बोलते हैं। MIDS टर्म प्लाज्मिड से आया है और कॉस कहां से आया, लैम्डा फेज से। They are formed by combination of cos site of lambda phase and plasmid DNA, ठीक है। जो प्लाज्मिड डीएनए यानी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और लैम्डा फेज का कॉस साइट दोनों मिलकर के क्या, कॉस्मिड। कॉस्मिड कैन बी यूज्ड टू क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स अप टू 45 लेंथ, ठीक है। ये 45 तक के लेंथ को क्लोन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ईस्ट फिर है आपका, फिर नेक्स्ट है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स में क्या है, देखो, these are used to clone DNA fragments more than 1 MB, ठीक है। मेगा बेस पेयर यानी 1 MB कितना, 106 बेस पेयर इन साइज, therefore they have been exploited extensively in mapping the large genome। जब हमें एक लार्ज जीनोम को, देखो ये MP में है, मेगा बेस में, ठीक है, तो ये 1 मेगा बेस इज इक्वल टू 106 बेस पेयर, ठीक है। तो ये लार्ज को, क्योंकि यहाँ पे बेस पेयर ज्यादा है, तो ये लार्ज जीनोम को एक्सप्लॉइट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज हुआ है, contains telomeric sequence, the centromere and autonomously replicate sequence from east chromosome, ठीक है। They also contain restriction enzyme sites and genes which acts as selectable markers in east। इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स भी होते हैं और जीन्स भी होते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर जैसे ईस्ट में यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसीलिए इनका नाम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है। ट्रांसपोजेंस ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपको। यूनिट्स ऑफ क्या होते हैं ट्रांसपोजेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रांस आया तो ये कुछ ट्रांसफर का होगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ डीएनए विच कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अनदर, हेंस आर सेड टू बी मोबाइल, ठीक है। ये मोबाइल होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं, ये मूव करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रांसपोजेंस, ठीक है। वो डीएनए की यूनिट, वो पार्ट जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे ये डीएनए है एक, ठीक है, ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है, ठीक है। तो इस डीएनए से इस डीएनए में इसके कुछ पार्ट, कुछ ऐसे पार्ट होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो यहाँ मूव करें, या फिर इसके कुछ हो सकते हैं जो यहाँ मूव करें। तो ये जो मूव कर रहे हैं एक से एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेंस, ठीक है। इसको हम एक नाम और देते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोज करें। देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफर करें, ठीक है, फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अनदर। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है,
और ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ हो सकते हैं जो इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपोजेंस, ठीक है, इसीलिए इनको हम मोबाइल भी कहते हैं। These are also called transposable elements और मोबाइल जीन्स और जंपिंग जीन्स, इन्हीं को ही हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं को देखो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है या यहाँ से यहाँ हो सकता है, ये एक से दूसरे में जंप करता है, ट्रांसफर करता है, इसीलिए इनका नाम ट्रांसपोजेबल है, मोबाइल है या फिर जंपिंग जीन्स है। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्लिंटॉक इन 1951 इन मेज प्लांट। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जंपिंग जीन आपको पूछा जाता है। देखो, ट्रांसपोजेंस, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, मोबाइल जीन, जंपिंग जीन, ये चारों एक ही चीज है, इन्हीं के नाम है। ट्रांसपोजन का ही नाम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, मोबाइल जीन है, जंपिंग जीन है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? क्लिंटॉक ने इन 1951। किस प्लांट में? मेज प्लांट में, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। देखो, फिर है आपका डीएनए मेडिएटेड ट्रांसफर, ठीक है। डीएनए मेडिएटेड ट्रांसफर में नेक्स्ट है आपका होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब देखो, हमने वेक्टर की बात कर ली, अब आपको क्या चाहिए? मैंने थर्ड बताया था, कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फिर से समझना, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक हमारे पास ये डिजायरेबल जीन था, ये जीन हमें बहुत पसंद है, इस जीन से हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने क्या किया, इस जीन को एक क्लोनिंग वेक्टर लिया, ये हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर था, और इस वेक्टर के अंदर हमने क्या किया, इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। अब चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे किसी होस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। इनको जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए जहां पे ये रेप्लिकेट करें, अपने नंबर्स को बढ़ाएं, तो ये जिस होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, ये बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो ये है आपका वो होस्ट जहां पे ये जो है ये आपके रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे और ये फिर अपने नंबर्स को रेप्लिकेट करेंगे। तो होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेशन डीएनए। मेनी काइंड्स ऑफ होस्ट सेल इंक्लूडिंग, कई सारे होस्ट सेल है। ये जो होस्ट है ये क्या हो सकता है, ये ई कोलाई भी हो सकता है, ये ईस्ट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ये प्लांट सेल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ किस में हम कर रहे हैं ये। वैसे तो हम कॉपी के लिए ये दोनों ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एनिमल्स में भी करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने 3 प्रोसेस किया, ठीक है, 3 बेसिक सा स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप वो जीन को फाइंड आउट करो, कहीं से, किसी ऑर्गेनिज्म से कहीं पे भी जाके पता करो कि आपको कौन सा जीन चाहिए। आपको इंसुलिन वाला जीन चाहिए तो आप किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करो जहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। आइसोलेशन के बाद फिर एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसके साथ उसको अटैच करके रेप्लिकेट किया जाए। तो क्लोनिंग वेक्टर हमने पढ़ लिया। अब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्लोन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर तो हमें मिल गया, अब हमें एक होस्ट चाहिए जिसके अंदर हम डाल दें और उसको अपना फूड सब कुछ मिलता रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे और वो कॉपी करता रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फिर अपने नंबर्स को बढ़ाएगा। तो ये जो होस्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो सकते हैं, यही होस्ट है जिसके अंदर हम कॉपी कर रहे हैं। ई कोलाई है, ईस्ट है, ठीक है। देखो आगे, ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस बाय विच a cell takes up naked DNA fragment from environment, incorporates it into own chromosomal DNA and finally express the trait controlled by incoming DNA। ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको कह रहे हैं, देखो नाम है ट्रांस और फॉर्मेशन, यानी हमने किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, ठीक है। हमने किसी चीज को बदल दिया, हमने उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी एक ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, अनदर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सपोज करो कि यहाँ पे एक प्लांट है जिसके फ्लावर पिंक है, ठीक है, एक प्लांट है जिसके फ्लावर पिंक है, ठीक है।
ये प्लांट है जिसके फ्लावर पिंक है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए इसमें ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर रेड हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये फ्लावर का कलर क्या हो जाए, रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप कहीं से रेड कलर का जीन जो रेड कलर देता हो, जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर हो, उस जीन को आइसोलेट करोगे, ठीक है। उस जीन को आइसोलेट करोगे, आइसोलेट करने के बाद क्लोनिंग वेक्टर में डालोगे, फिर उसको, या फिर वो क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, रेड कलर प्रोड्यूस करने वाले जीन को आइसोलेट करेंगे और उस जीन को इस प्लांट का जो डीएनए है, ठीक है, इस प्लांट का जो जीन है उसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर इस प्लांट के अंदर उसको जब हम इंसर्ट करेंगे, इस सेल से जब नया प्लांट ग्रो करेंगे तो वो हमें रेड कलर दे देगा। तो हमने पिंक वाले को रेड में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसी को हमने क्या कह दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, यानी ये वाटर से चिपक जाता है, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। बैक्टीरियल सेल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या मेथड है। सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसको हम वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर बोलते हैं, क्या है इसमें देखो। फर्स्ट आप E. coli are soaked in specific concentration of calcium chloride which causes the DNA to precipitate onto outside of the host of the cell, ठीक है। अब देखो recombinant DNA can be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice followed by placing them at 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम हीट शॉक देते हैं, एंड देन पुटिंग देम इनटू ऑन आइस, ठीक है। 42 डिग्री सेल्सियस देने के बाद, हीट शॉक देने के बाद फिर हम आइस में रख रहे हैं। दिस इनेबल्स बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये बैक्टीरिया को इनेबल करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉन बैक्टीरियल सेल। नॉन बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन, इन दिस टेक्निक देयर आर ट्रीटमेंट विथ लिथियम क्लोराइड और लिथियम एसीटेट which enhances the DNA uptake by yeast cell, ठीक है। इस टेक्निक में ट्रीटमेंट जो है किससे होता है, लिथियम क्लोराइड या फिर लिथियम एसीटेट से, which enhances DNA uptake by yeast cell, जो ईस्ट सेल से अपटेक को इनहेंस करता है, ठीक है। अब देखो ये अभी तक जितना आपने पढ़ा वो वेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। हमें एक वेक्टर चाहिए था जिसके अंदर हम डीएनए को, जीन को स्टिक कर रहे थे डीएनए लाइगेज से और फिर हम उसको क्लोन कर रहे थे। इसके अलावा जीन ट्रांसफर जो है, जो जैसे मैं प्लांट की बात कर रही थी, या प्लांट की या किसी एनिमल के अलावा डायरेक्ट भी जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, वेक्टर के थ्रू तो हो सकता है, क्लोनिंग हम करते हैं, नंबर्स को बढ़ाते हैं, उसके अलावा हम डायरेक्ट ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो वो 4 मेथड से होता है आपका, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मेडिएटेड एंड बायोलिस्टिक गन, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 मेथड्स हैं, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मीडिएशन एंड बायोलिस्टिक जीन गन। ये देखो अभी समझ में आ रही है बात आपको। अभी तक जो मैंने आपको जीन ट्रांसफर बताया था वो कैसे था आपका, वो था आपका वेक्टर के थ्रू। अब ये जो है ये विदाउट वेक्टर, आप डायरेक्ट जीन को ट्रांसफर करो जैसे प्लांट्स वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है आपका माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेथड है आपका माइक्रो इंजेक्शन। Recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. It is used in oocyte X and X, ठीक है। oocytes X and X 2 बार हो गया, oocytes और X आप कह सकते हो, ठीक है, oocytes and X, ठीक है। Recombinant DNA जो है वो, जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया, जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ये एक डीएनए है, दूसरे का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या है, एक माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, जैसे ये है ना आपका माइक्रो इंजेक्शन, इसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है।
हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और हमने उसको डायरेक्ट प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे जो अभी मैं फ्लावर कलर वाला बता रही थी, ठीक है, रेड कलर फ्लावर वाला जो जीन था उसको हमने इंसर्ट किया एंड आफ्टर इंसर्शन हम माइक्रो इंजेक्शन कर दे, ठीक है। या फिर वैसे तो हम वो ज़्यादा जीन गन से, प्लांट में हम ज़्यादा जीन गन यूज़ करते हैं, अभी आगे बताऊंगी। ये हम oocyte और एग में यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। ऐसा नहीं है प्लांट में नहीं होता, बट मोस्टली हम यहाँ करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोपोरेशन। The cells are exposed to a short electrical pulse that induces the temporary formation of pores in the cell membrane through which DNA molecules are able to enter the cell, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है देखो, सेल मेम्ब्रेन से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो सेल का ये जो सेल है, इसके ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता, अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता है। क्यों अंदर नहीं जा सकता? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। डीएनए जो है, ये डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इसीलिए हम माइक्रो इंजेक्शन से करते हैं या फिर हम दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पल्स देंगे हम, इलेक्ट्रिकल ऐसे पल्स देते हैं। पल्स देने के बाद यहाँ पे ऐसे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे वॉल्स में, ठीक है। पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और इन्हीं पोर्स के थ्रू ये डीएनए जो है वो एंटर कर जाता है, ठीक है, सेल में एंटर कर जाएगा डीएनए। समझ में आ गया आपको? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट नहीं आ सकता बिकॉज उसका नेचर हाइड्रोफिलिक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं जिसकी वजह से पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर डीएनए डायरेक्ट एंटर कर जाता है। द थर्ड इज केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर। यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स लाइक polyethylene glycol PEG help foreign DNA to enter the host cell। होस्ट सेल के अंदर जो फॉरेन डीएनए है उसको एंटर करने के लिए PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये केमिकल है जो यूज होता है, ठीक है। नाउ फोर्थ है आपका, फोर्थ है समझ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब फोर्थ, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि बिना वेक्टर के कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, ठीक है, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, इसमें क्या है आपका, ये आपको पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स coated with foreign DNA are bombarded into target cell with high velocity. It is suitable for plant cell। ये आपको पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लांट सेल के लिए कौन सा डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, तो आप याद रखो प्लांट सेल्स में मेनली बायोलिस्टिक या फिर इसी को हम जीन गन मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये है जीन गन आपका। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, टंगस्टन मैटर आपको पता होगा, या फिर गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कोटेड होते हैं फॉरेन डीएनए के ऊपर और उसी को हम बम्बार्ड करते हैं टारगेट सेल के ऊपर विद द हाई वेलोसिटी, ठीक है, और वो फिर एंटर कर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो ऐसा, ये सपोज करो ऐसे डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है जो हमें फॉरेन डीएनए जो हमें डालना है, जो हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर टंगस्टन या गोल्ड की ऐसे फॉइलिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अब ये हम इस गन में ले लेते हैं, ठीक है, इसी को बायोलिस्टिक मेथड या गन मेथड, इसके अंदर फिल कर लेते हैं और फिर हम हाई वेलोसिटी से देखो प्रेस करते हैं और हाई वेलोसिटी से प्रेस करने के बाद वो एंटर कर जाता है, ठीक है। इसी को हम बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? इसी को हम बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा प्लांट सेल में यूज होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है? प्लांट सेल में। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार और बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फॉरेन डीएनए, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए, उसकी कोटिंग करते हैं विद द टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स, एंड देन उसको हम हाई वेलोसिटी से टारगेट सेल तक बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। आफ्टर बम्बार्डमेंट ये जीन गन की हेल्प से वो एंटर कर जाते हैं अपने टारगेट सेल में, ठीक है। और इस तरह से डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? अब देखो ये आपका क्लियर हो गया कि ये तीनों चीजें, टूल्स की सारी बातें हो गई कि हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या क्या हमें चाहिए होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको कि मैंने आपको कहा कि डिजायरेबल जीन हमें चाहिए, डिजायरेबल जीन आइसोलेट करते हैं, उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए, वेक्टर के बारे में बता दिया। वेक्टर के बाद होस्ट की बात कर ली, होस्ट के बाद हमने ये भी बात कर ली कि वेक्टर के अलावा भी डायरेक्ट भी कैसे जीन ट्रांसफर होता है, वो भी हमने बात कर ली। अब इन सब के बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका 26 जैन को होगा, ठीक है। संडे को तो आपका वैसे ही ऑफ रहता है और मंडे को आपका ऑफ है। मंडे को मैं नहीं हूँ, मंडे में अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपकी नेक्स्ट क्लास 26 जैन यानी ट्यूसडे को होगी, ठीक है। ट्यूसडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, और ये जो पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको आफ्टर माय क्लास डाउनलोड होमवर्क से मिलेगा। और टीटीएस में आपका बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फिर हम एप्लीकेशन और कंप्लीट हो जाएगा। MWF में, ठीक है, MWF में आपका 11th चल रहा है जिसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपका इम्पोर्टेंट है, उस पे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जितना उतना ही इंटरेस्टिंग भी है, और आपको इंटरेस्ट आएगा जब मैं पढ़ाऊंगी तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं मिलूंगी 26 जैन को, ठीक है। 26 जैन से आपकी लाइव रेगुलर क्लास जो होती है वो फिर से कंटिन्यू होगी। 2 दिन बीच में ऑफ है, आपका संडे तो रहता ही है और आपका मंडे है। वैसे आपका ट्यूसडे ऑफ रहता है, बट ट्यूसडे मैं अवेलेबल रहूंगी तो ट्यूसडे मैं क्लास लूंगी। मंडे को मैं नहीं रहूंगी, मंडे को क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। कोई डाउट होगा टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे पूछ लेना या फिर क्लास में डिस्कस कर लेना। और ये 2 दिन अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। फिर मिलेंगे हम 26 जैन यानी ट्यूसडे को। थैंक यू एंड गुड नाइट।